हाँ, आवाज आ रही है सबको? यस सर। गुड। तो देखिए, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था, सारे लोग ध्यान दें, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया था आपको। एक दफा रिवाइज कर लें। ये क्या बताता है? तो मैंने आपको बताया था, इट गिव्स द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, हर साल आता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अगर एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, तो वो शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसी को आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक। अभी पैरा पर नहीं जाना है, बस ये जानना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो डू नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। समझ में बात आई? तो ये आपको बताया गया था। उसके बाद आया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए केमिस्ट्री में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये 11th के भी सिलेबस में है और 12th में भी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 bm। ये यूनिट समझ लीजिए, बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इसी वजह से। n क्या है? तो आपको बताया गया था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, सारे लोग से रिक्वेस्ट है, Ni प्लस 2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। और कोई पूछे, Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है। सारे लोग निकाल के दिखाइए। जी, √8 आया। खिसपाल, तुम √8 भी लिख सकते थे, इतना मानस जोशी। चलिए, हाँ। तो पहली बात कि आप क्या कीजिएगा, निकिल का आप इस तरह पहले लिख लीजिएगा, 4s² 3d8। तो Ni प्लस 2 हो जाएगा आर्गन 3d8। तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको 1
2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 2 × 2 + 2 bm। तो आपके पास आंसर आ गया √8 bm। बताइए सबको समझ में आया? तो देखिए एक तीन क्वेश्चन एक पार्ट में। पहला, आयंस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आपका रिपीट हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, वो रिपीट हो रहा है। अब तीसरी बात आप सीख रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब कोई पूछे, सिंपल आंसर दीजिए। अगर मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। ओके, आगे बढ़ें। बोलिए, हर्षित आ रहा है समझ में? सारे लोग अनम्यूट हैं, बोलिए। यस सर, आ रहा है। थैंक यू हर्षित। चलिए एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। इसका आप करके दिखाइए। Zn + 2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। Zn का एटॉमिक नंबर 30 है। सारे लोग निकाल के दिखाइए। मानसविन, यस आवाज आ रही सर। है? यस आवाज सर। आ रही है में? हाँ चलिए, ओके ओके ओके। वेरी गुड खसपेल। तो जिंक का हम क्या लिखते हैं, आर्गन। आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैं टाइम बचाने के लिए इस तरह लिखता हूं। तो आप दो, हाँ ओके हर्षित, थैंक यू। तो आर्गन 3d10। तो 10 तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो डायरेक्ट कहिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है वो। ओके गौरव साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू गौरव। आमना का भी आंसर आ गया, थैंक यू वेरी मच। अब हम एक शॉर्टकट बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम देगा आपको, बहुत। के लिख लिया इसको आप लोगों ने? अब सुनिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए आपका टाइम बचेगा। आपको सारे लोग को मालूम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो √3। तो √3 की वैल्यू तो सबको मालूम है, ये हो जाएगा, ठीक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, जो मानस जोशी ने में लिखा 2 है, तो याद रखो 2.8। 2 है तो 2 पॉइंट होगा। और कहीं पर ऐसे भी दे देगा मैग्नेटिक मोमेंट 2.85 या 2.9 है, बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, डायरेक्ट बोलो 2। 3 होगा तो इसी तरह याद रखो 3.8। 4 होगा तो उसी तरह याद रखो 4.8। डायरेक्ट याद रखो, उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो आपका आंसर रेडी रहे। 4 पॉइंट, कहीं कहीं पर 4.8 या कहीं पर 4.9 लिखा रहा है, तो उससे कंफ्यूजन है। 4 पॉइंट ही समथिंग लिखा रहेगा। 5 रहेगा तो आप 1 पॉइंट बढ़ा दो, 5.9। 6 रहेगा अनपेयर्ड तो 6.9। 7 रहेगा तो 7.9। तुम चेक कर लो, यही आंसर आएगा। तो इससे तुम्हारा डायरेक्ट आ जाए। कहीं पर लिखा रहता है कि 5.87 bm है, कैलकुलेट द अनपेयर्ड। 5.8 लिखा, आप समझ जाओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। आपका टाइम बचेगा ऑब्जेक्टिव में। बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes, ये sir. हाँ,
1 है तो देखिए 1.73, 2 है तो 2.83 है, 3 पॉइंट, हाँ कहीं कहीं पर ये लिख देगा 2.9, कंफ्यूज मत होंगे, 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो, 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 के 8 रहे 9 देख वो लिखा रहेगा। अब देखिएगा अभी 2.82 आता है, 3 में 3.89 आता है तो कहीं कहीं पर 3.9 लिख देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन 3 तो 3, 4 तो 4.5 तो 5.6 तो 6.9, 7 7.9 ये रहता है। चलिए आगे, तो ये आप नोट कर लीजिए कि आपको काम देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए एक दफा और लिख लिया था आप लोगों ने? मानसविन लिख लिया? मानसविन, यस सर, लिख लिया। थैंक यू। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको लिखवाई थी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें 2 एलिमेंट का लिखा था, मैंने कहा था 5 एलिमेंट का लिखना है पीरियोडिक टेबल में और ज्यादा। उसमें हम आपको याद करने का ट्रिक्स भी देंगे, समझा कि नहीं? लेकिन स्पेसिफिक कॉपर में था और एक क्रोमियम में था। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जहां आपने टॉपिक डाला है, तो क्रोमियम का हम लोगों ने लिख लिया था, कॉपर का। अब जो है हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, जैसे मोलिब्डेनम 42, एक तो आपको पहले से मालूम हो कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहां है। एक मिनट, समझा कहां कहां है? तो अभी इस चैप्टर में आपको सिर्फ 5 का याद रखना है, लेकिन सिलेबस में सब है। तो सर इसमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो उसमें और आसानी से समझाने में होगा, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो ब्लॉक की बातें पीरियोडिक टेबल में आएंगी तो मुझे समझाने में आसानी होगी। 42, तो पहले हम अपने तरीके से लिखेंगे, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, 4 नंबर खत्म, 5s4d। तो ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक्चुअल क्या हो जाएगा बताइए सारे लोग? 5s, 4d5 हाँ 5s4। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल। तो आपको एग्जाम में कौन वाला लिखना है? एक्चुअल वाला, जिसको आपको कहीं आपको इस तरह भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए आप, 5s1, समझा? तो मोलिब्डेनम हो गया एक, जल्दी लिखिए। तो कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, तो वो हम वो 18 से 20 एलिमेंट होते हैं जिसमें एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन है, उनके अलावा किसी में नहीं है, समझा? तो इसलिए याद रखना, जैसे लैंथेनम में भी है तो इसका एक्सप्लेनेशन हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड नहीं है, सारे एक्सपेक्टेड का एक्सप्लेनेशन हाफ फिल फुल्ली फिल्ड नहीं है। और मोस्टली अच्छा टीचर सब इसी तरह का देता है। स्कूल में क्रोमियम, कॉपर बहुत ही मशहूर है, लेकिन उसके अलावा तमाम चीज आपके सिलेबस में सबको याद रखना है। लिख लिया आप लोगों ने? जैसे एजी, आप लोग अपने से लिखिए, एजी 47 एक्चुअल, एक्चुअल इसमें भी एक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्टेड लिख लो, नीचे एक्चुअल लिख लो, और उसके बाद डायरेक्ट याद रखो सिल्वर है और गोल्ड है 79। चलो तो 5 एलिमेंट याद रखो, ना समझ में आए पहले एक्सपेक्टेड लिख लो, फिर उसके बाद समझ में आएगा।
तो देखिए आर्गन का एजी का पहले क्रिप्टन, हाँ सबका 5s स्क्वायर 4d9 एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एक्चुअल जो होगा वो 5s1 4d10। तो याद रखना है कि ये आपको याद रखना है कि एग्जाम में हमें ये लिखना है। सिमिलरली जेनन का इसमें क्या कहते हैं, गोल्ड का जो है आपके पास, हाँ वेरी गुड, गोल्ड का जो है हम जेनन लिखेंगे, पहले हम ओरिजिनल लिख लेते हैं जो होना चाहिए, उससे आसानी होगी। तो जेनन है 6x है, 4f है, 5d है, ये 9 हो गया। लेकिन आपको जो लिखना है जेनन 6s1 4f14 5d10। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको पूरा लिखें तो 4f14 5d10 6s1, ये आपको हुआ। ठीक है, सबका यही रहा होगा, बताइए। तो ये आपका हो गया ये सिल्वर गोल्ड। अब तक आपको 5 एलिमेंट, ये हाँ 5 एलिमेंट का बताया गया, कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन सिर्फ 5 में नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज पीरियोडिक टेबल में भी आएगी। हाँ वेरी गुड, सबका सही है, वेरी गुड। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। युवराज सब लोगों ने लिख लिया? बोलिए, कोई आदमी बोलिए, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। concept of nodes. Around the nucleus where the probability of finding of electron is 0. तो 0 को हम कहेंगे नोड्स, मैक्सिमम को कहेंगे ऑर्बिटल। The point around the nucleus where the probability of finding of electron is 0 is called nodes. अब जब भी केमिस्ट्री में नोड्स की बात हो तो आप याद रखिएगा जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। नोड्स 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं स्फेरिकल नोड्स। इसका भी मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन अच्छा पहले जगह खाली, 1 मिनट पहले इस तरह लिखिए। तो सब लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? जल्दी बताइए। नोड्स का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, अब कैसे है वो हम बताएंगे अभी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको नोड्स कहते हैं। अब देखिए, जिसका छूट गया हो तो आप अनम्यूट करके बोल दीजिएगा कि सर नहीं लिख पाए, मैं मैसेज अभी नहीं देख पा Yes, रहा sir. हूँ। लिख लिया था?
नहीं सर, थोड़ा सा बचा था। अच्छा हाँ, लिखिए लिखिए। द पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मैक्सिमम को ऑर्बिटल कहते हैं, जहां जीरो होता है उसको नोड्स कहते हैं। डन सर। थैंक यू। आप चलिए, अब ध्यान दीजिएगा सारे लोग, टॉपिक डालिए। टाइप्स ऑफ नोड्स। एक को कहते हैं स्फेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स का भी कोई मतलब पूछे, प्रोबेबिलिटी जीरो है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है, इट इज डिस्टेंस डिपेंड। ये नोड जो है वो डिस्टेंस के लॉन्ग होगा, आर इसलिए नाम है रेडियल, रेडियस पर डिपेंड करेगा। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। समझा? मतलब सिर्फ एक, ये डिस्टेंस के लॉन्ग होगा। और एक होता है, तो अब देखिए, पहले ये भी बता देते हैं कि जब भी आपको, अब फिर स्ट्रक्चर बना के समझाएंगे, रेडियल नोड्स कहे तो n माइनस एल माइनस वन। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में स्कूल लेवल पर या ऑब्जेक्टिव में देता है रेडियल नोड्स निकालें तो n और l। एक होता है एंगुलर नोड्स, इसका भी मतलब जीरो है, लेकिन इसमें प्लेन की बात होगी। मतलब प्लेन का मतलब ये होगा इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये डायरेक्शन के लॉन्ग की बात करेगा कि किस एक्स वाई प्लेन डायरेक्शन की बात करेगा। इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का मतलब L, और मतलब इसमें L को निकाल, इसका दूसरा भी मतलब होता है नोडल प्लेन। जब नोडल प्लेन भी कहे तो वही डायरेक्शन की बात हुई, ये भी L, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। तो नोड्स का मतलब वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एक डिस्टेंस के लॉन्ग जीरो हो सकता है और एक डायरेक्शन के लॉन्ग भी जीरो हो सकता है। तो एंगुलर नोड्स के लिए L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको आना चाहिए। तो ये हो गया। इससे ये साबित हुआ, तीन तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि अगर एग्जामिनर पूछे कि नंबर ऑफ नोट्स बताओ, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फॉर्मूला आएगा n-1। अगर नोट्स पूछा जाए तो n-1। देखो दोनों को ऐड करोगे तो LL कैंसिल हो जाएगा, तो नोट्स कहेगा तो n-1, स्फेरिकल नोट्स कहेगा तो ये, एंगुलर नोट्स या एंगुलर नोडल प्लेन कहेगा तो ये। अब हम आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिखाते हैं। चलिए सारे लोग बताइए, अनुभव, मानस जोशी, मानस विन, गौरव, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब वो हम नोट्स को स्ट्रक्चरली समझाएंगे। यस सर, समझ आया। गुड, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। सारे लोग लिख लीजिए, जब लिख लीजिएगा तो बताइएगा। आयुष थम्पी आ रहा है समझ? जी सर, आ रहा है। थैंक यू।
युवराज कुंद्रा, सर लिख रहे थे, 1 मिनट। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। समझ आ गया सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ यही पूछ रहे थे आपसे, चलिए लिखिए। सर अब तो पता लग गया सर आप क्या पूछते हो। हाँ ये बात तो है। नहीं पूछता रहता हूँ कि कुछ बच्चे नहीं जानबूझ के शर्माते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, इसलिए मैं बारहा बोलता रहता हूँ। बुरा तो नहीं लगता है ना? सर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। हर्षित आपको आ रहा है? यस सर, अच्छे से आ रहा है, कोई हाँ नहीं। तो हर्षित आप वीडियो लेक्चर मंगवाते रहिएगा, मैं आपसे इसलिए पूछता रहता हूँ, आप मेरे एकदम स्टार्टिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई डाउट होगा तो अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ चलिए, मानसविन लिख लिया? यस सर, लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको रेफरेंस माने हुआ हूं, मैं आपको रेफरेंस मानकर ही, आप लिख लिया तो सब लोग लिख लिए होंगे, यू आर द रेफरेंस पॉइंट। ओके चलिए, सब लोग लिख लिया होगा, थैंक यू। आप सुने, युवराज तुम लिखे थे कि नहीं युवराज? सर लास्ट लाइन लिख रहे थे। हाँ Thank you, लिखिए लिखिए, हाँ नहीं लिखिए लिखिए, मुझे हमको भी तो पता चल गया कि कौन लेट से लिखता है। हाँ हाँ चलिए चलिए लिखिए। ये कंक्लूजन भी लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ नोट्स। चलिए अब आइए, खसपेल समझ में आ रहा? खसपेल, यस सर। हाँ। युवराज आगे बढ़े, लिख लिया? हाँ जी सर लिख लिया था। चलिए अब आइए, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाना चाहता हूं कि अगर आपको मान लीजिए, लिखिएगा नहीं, कि 1s है मान लीजिए, आप डायरेक्ट भी दिमाग लगाइए, सारे लोग बताइए न्यूक्लियस का सबसे नियर, फॉर्मूला को भूल जाइए आप, कंसेप्ट लगाइए आप, न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट कौन सा होता है? 1s। तो इसमें याद रखिए नंबर ऑफ रेडियल नोट्स, डायरेक्ट बोलिए 0, और फॉर्मूला भी लगा लीजिए n-l1 1 0 1 0, न्यूक्लियस के नजदीक नियरेस्ट 1s है, इसीलिए याद रखिएगा। इसका कैसे बनाते हैं समझने के लिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसका 3D व्यूज बनाएं, जो उस दिन भी मैं समझाया था, तो शायद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। देखिए मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, ये मैंने बीच में मान लिया न्यूक्लियस है, समझा? एक को मान लिया आपको एक्स एक्सिस है, एक को मान लिया वाई एक्सिस है, एक को मान लिया जेड एक्सिस है, सारे लोग समझिए अच्छे से। मान लीजिए ये एक्स है, भाई मैंने तो कहा था कि यहाँ पर हर डायरेक्शंस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इसलिए मैं सबको कलर कर देता हूँ। यहाँ पर नोड्स है ही नहीं, हर तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, समझा? इसलिए रेडियल नोड, यही सरफेस बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है। ब्लू लाइन से जो मैंने बीच में लिखा है वो है आपका न्यूक्लियस, समझा? समझा कि नहीं? तो ये आपका हुआ 1s। आप देखिए सबको समझ में आ जाएगा रेडियल नोट्स कैसे, एंगुलर नोट्स तो s में होगा ही नहीं। एंगुलर नोट्स क्यों नहीं होगा? s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, कि कोई सरफेस डायग्राम, ऐसे डायग्राम कभी नहीं पूछेगा, लेकिन एक होता है ना कि दिमाग से
पिक्टोरियल लेवल देखिए कैसे बनाइएगा, गौर से सुनिए आप। 2 सेल है ना, ध्यान दीजिएगा, बीच में न्यूक्लियस, समझा? तो इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोलिए 1, डायरेक्ट बोलिए। न्यूक्लियस और 2s के बीच में गैप आ रहा है, और यहाँ फार्मूले से भी देखिए 2 - 1, मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, 2 - 0 - 1 1 हो गया। वो 1 कैसे हुआ वो मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा देता हूँ कि आपको समझ में आए कि ये मैं कलर कर रहा हूँ कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सब में है, ये कलर मैं कर रहा हूँ आपको। बीच में न्यूक्लियस है आपका, और यहाँ भी उसी तरह है। अब देखिए, तो टेढ़ा मेरा हो गया, उससे मैं कंफ्यूज होइएगा। अब यही जो गैप है, तो यही नोट्स हो गया। अब कौन सा नोट्स हुआ, रेडियल नोट्स हुआ। तो ये गैप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो डार्क है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो डार्क है ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, समझा? समझा? इस बीच में क्या हो गया, ये उसी तरह 3s का बना लीजिए आप, तो 3s में 3 सर्किल बना लीजिए, 3s में 3 सर्किल बना लीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो बस इसमें कितने नोड्स होंगे, तो 2 होंगे, तो ये न्यूक्लियस हो गया, और यही आपका पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब मैं सबको कलर नहीं करूंगा, अब समझ जाइएगा क्या सर बोलना चाह रहे हैं। अब ये और ये जो है वो रेडियल नोड्स है, 1 और 1 2, तो इसमें भी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कहे तो 3 - 0 - 1 2, और एंगुलर नोड्स तो चाहे कोई भी एस हो, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स किसी भी एस में हमेशा 0 होगा। अब बताओ, मैंने नहीं बताया था एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, यहाँ डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है, इसलिए एंगुलर नोड्स हमेशा 0 होगा, चाहे 7s हो, 5s हो, 4s हो, कोई भी s हो, एंगुलर नोड्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगुलर नोड्स L के बराबर होता है। चलिए अब बताइए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस आया। अच्छा, हर्षित पूछ रहे हैं ये ब्लैक रीजन जो हर्षित, मैं वही बोल रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है हर्षित, ठीक है हर्षित, ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, इसमें कोई नोडल पॉइंट नहीं है। हाँ, ये जो जितना मैं कलर कर रहा हूं ना हर्षित, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो डार्क, ये जो खाली जगह है, यानी जो वैकेंट स्पेस है, वो नोड्स हो गया, ठीक है? जैसे Yes, यहाँ sir. पर, हाँ ये भी जो है और ये भी जो है वैकेंट स्पेस, ये नोड्स हो गया। ये सब जो है अपना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो डार्क लाइन है समझिए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। जैसे लिख लिया, बताइए युवराज, मानस बिन, Yes, sir. गुड। आसिया समझ में आ रहा, आसिया? यस सर। हाँ लिख लिया सारे लोग, युवराज आपने लिखा, यस सर। गुड। अब सुने,
नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, एंड या ऐसे रुकिए, चलिए एक मिनट रुकिए। रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स इन पी ऑर्बिटल। तो देखो पी ऑर्बिटल जैसे 2p है। अब 2p में पहला डायरेक्ट कोई पूछे बताओ, ऐसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए तो बताओ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 0 है, 2p का मतलब 0। समझा? तुम देखो कैसे, n माइनस एल, n2 l की वैल्यू 1 माइनस 1 0। 3p है तो पहले डायरेक्ट, फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा, 1 है। 4p है तो एंगुलर रेडियल नोड्स कितने 2, और चाहे कोई भी हो पी ऑर्बिटल, एंगुलर नोड्स हमेशा क्या होगा 1, चूंकि एल की वैल्यू पी के लिए 1 होती है। अब वो मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा रहा हूं, जैसे देखो 2px है तो देखो सारे लोग, यही मैंने आपको बताया था। ये डार्क लाइन का मतलब हुआ कि px के अलोंग ये x है, ये y है, ये z है। px के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखो नोडल प्लेन का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर yz, px में। 2py में नोडल प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, सारे लोग बोलो, ZX वेरी गुड। 2pz में बोलो नोडल XY प्लेन xy, वेरी गुड। तो यही है, एक चीज समझ जाओ, जो मैं अब ये 3 डायमेंशनल है तो पूरी तरह बोर्ड पर समझाना मुश्किल है, समझा कि नहीं? तो ये yz के लॉन्ग तुम नोडल प्लेन कहो या एंगुलर नोड्स कहो, कुछ भी कहो, हमेशा 1 होगा, जो तुम इस तरह समझ सकते हो। चलो इसको, ये स्लाइड को पहले लिख लो जल्दी से। लिख लिया? ये जो डार्क लाइन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है। ऐसे बनाने के लिए कभी पूछेगा नहीं, डायरेक्ट यही पूछता है कि नोडल प्लेन कितने हैं, रेडियल नोड्स कितने हैं, ये सब पूछता है। दिव्यांशी, आमना, अब्बास, सबको समझ में आया? यस सर। गौरव साहू, आ रहा समझ में? यस सर। गुड। सर आपने क्या बोला 2px के बारे में अभी? 2px के बारे में नोडल है, हाँ 2px के बारे में मैंने बोला ये जो डार्क x के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, yz के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, उसी को नोडल प्लेन yz कहा गया। कोई भी पूछे 2px में नोडल प्लेन क्या होगा, तो l की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन कोई कहे नहीं हमें डायग्राम से समझाओ, तो कहीं yz के अलोंग नहीं है, 2py में xz के अलोंग नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसी को नोडल प्लेन कहते हैं, या सिंपल नोड्स भी कह सकते हैं। ओके, यस सर, यस सर। हाँ ये है। तो वही मैंने एक्स वाई प्लेन करके, और ये सब पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वाई जेड एक्स जेड, इस तरह पूछा भी जाता है। तो 2py है तो xz है, 2pz है तो xy है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डी ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ऑर्बिटल का केस याद रखिए, सारे लोग गौर से सुनिए। चूंकि 3D है तो कभी कभी पूछता है, सबसे पहले तो चाहे
कुछ भी बोल लीजिए, नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो होगा वो वैल्यू ऑफ एल के बराबर होगा, वो 2 होगा। बाकी रेडियल नोड्स का तो फार्मूला मैंने बता ही दिया है, समझा कि नहीं। 3D होगा तो रेडियल नोड्स 0 होगा, क्यों? तो n माइनस एल माइनस 1 0। अगर आपके पास 4D है तो रेडियल नोड्स क्या होगा? 1। लेकिन नोडल प्लेन तो सब में 2 होगा। 5D है तो रेडियल नोड्स कितना होगा? 2। लेकिन नोडल प्लेन तो 2 रहेगा ही, समझा कि नहीं? हाँ, रेडियल नोड्स वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, n जैसा रहेगा उस तरह का आएगा, समझा? अब देखिए इसमें मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए डी में 3 कैटेगरी थी, पहले गौर से सुनिए। 3 जैसे DXY है जिसको कहते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल, मैं वो स्लाइड भी दिखाऊंगा। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल DYZ DZX। नॉन एक्सियल का मतलब होता है जिसके लोब्स अलोंग द एक्सिस नहीं। अब नाम देखिए कैसे नोडल प्लेन बोलिएगा, बताइए। इसमें Z एक्सिस नहीं है तो याद रखने का ट्रिक्स याद रखिए, एक सबको Z से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, XZ, दूसरा YZ। इसमें X से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, XY XZ। मतलब समझा कि DXY में XZ और YZ के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। ZX है तो यहां नोडल प्लेन का नाम याद रखिए, XYYZ, ये नाम याद रखिए। सब में 2-2 होगा। नाम भी याद रखिए कि DXY है तो Z से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, XZ YZ। YZ है तो XY। ऐसे इसका मैं स्ट्रक्चर शेप में आपको बना के दिखा चुका हूं। XY है, XZ है। बताइए सबको समझ में आया ये नोडल प्लेन? ये 3 ऑर्बिटल में नोडल प्लेन सबको समझ में आया? मानसवीन, मानस जोशी, युवराज, हर्षित, बताइए। यस सर। हाँ, खसपेल समझ में आया ये? यस सर। यस सर। हाँ हाँ। अब देखिए ये हुआ एक्सियल। अच्छा ये स्लाइड भी नोट कर लीजिए जल्दी से। नंबर ऑफ नोडल प्लेन किसी भी डी ऑर्बिटल में 2 होगा, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है। रेडियल नोड्स अलग अलग हो सकता है जो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये स्लाइड लिख लीजिए। ये अच्छा ये पहले बताइए, अच्छा पहले ये लिख लीजिए। चलिए अब ये स्लाइड लिखिए। ये लिख लिया? Yes, sir. ओके खसपाल, खसपाल का एक क्वेश्चन है कि रेडियल नोड्स को उसी तरह बनाइए जैसे 2p में तो रेडियल नोड्स 0 है, 2p में कोई रेडियल नोड्स नहीं है खसपेल। हाँ तुम पूछो सर 3p में, तो देखो ऐसे बना दो, कॉन्सेंट्रिक बनाते रहो ये। तो यहां पर एक मिनट देखो खसपेल, 3p में रेडियल नोड्स कितने होंगे? 1। तो उसी तरह जैसे मैंने s का बनाया था ना, 2s है ये गैप, उसी तरह तुम 3p का भी बना दो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो गैप आया यही रेडियल नोड्स है। ओके हर्षित, हाँ देखो हर्षित, एंगुलर नोड्स मान लिया जैसे p में एंगुलर नोड्स 1 है, तो अब कोई कहेगा कैसे है 1, तो नोडल प्लेन से समझा दीजिए। समझा कि भाई YZ के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, 2py में XZ के लॉन्ग है, यहाँ XY में।
खसपेल तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? रेडियन नोट्स पी में कैसे दिखाते हैं, जिस तरह एस में मैंने उसी तरह बनाते रहो। हाँ उसी तरह बनाते रहो। 2p में रेडियन नोट्स 0 है, इसलिए इसमें नहीं बना के दिखाया गया। और 3p 4p में अब जैसे 4p कहता है तो उसी में बनाते रहो उसी तरह जिस तरह इसका बताया। सर नहीं, मैं पूछ रहा था कि ये नोडल प्लेन और एंगुलर प्लेन एक ही बात है? मीनिंग स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन समझाने में एक ही बातें हुई। अब जैसे देखो एंगुलर नोट्स डी में कितने होंगे? 2, ठीक। लेकिन उसको कैसे बताना? डायरेक्शन डिपेंडेंट। और जब डायरेक्शन डिपेंडेंट की बात आएगी तो आप नोडल प्लेन के जरिए ही तो समझा सकते हैं। तो लगभग सेम ही चीज हुई दोनों। ओके हर्षित? यस सर, यस सर। देखो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। एंगुलर नोट्स डी ऑर्बिटल में कितना? 2, चाहे कोई भी डी हो, 3D 4D 5D, चूंकि एंगुलर नोट्स एल पर डिपेंड करता है, नोडल प्लेन भी एल पर डिपेंड करता है। तो मतलब समझ जाओ कि एंगुलर नोट्स डायरेक्शन डिपेंडेंट है, उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम नोडल प्लेन के फॉर्म में समझाएंगे। तो समझ कोई भी कहे बताओ एंगुलर नोट्स 2 है, इसका मतलब समझाओ, तो उसको समझाइए कि एक्स जेड और वाई जेड के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो इसी को नोडल प्लेन भी कहते हैं। ओके यस सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। हाँ हाँ, अब देखिए एक होता है एक्सियल, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सियल डी ऑर्बिटल को देखिए। एक्सियल डी ऑर्बिटल में याद होगा आपको dx² - y² था और dz² था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि डायरेक्ट आंसर तो आप दे ही देंगे। देखिए डी, इसमें भी नोडल प्लेन 2 है, लेकिन कैसे दिखाना देखिए। ये x है, ये y है और ये z है, याद है? समझा? तो आप इसको इस तरह समझा सकते हैं, इसमें नाम तो नहीं बोल सकते हैं। मैथ के मुताबिक एक ये प्लेन लो और एक इधर से प्लेन काट दो, तो आप ये नाम लिख सकते हैं z और z'। तो कह सकते हैं ये 2 लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 दिख रहा है सबको, z लाइन और एक लाइन ये z'। बताओ इसके लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, बताओ जल्दी से। Yes, sir. देखिए x के लॉन्ग है, y के लॉन्ग है, ये 2 लाइन के लॉन्ग नहीं है। अब देखो dz² में आपको बताया गया था कि लोब्स z एक्सिस पर है, और ध्यान देना कि एक बीच में सर्कुलर रिंग है जो x और y प्लेन पर, इसलिए इसमें नोडल प्लेन याद रखो 0। क्यों? रिंग x y प्लेन में है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोब z है, तो x y z पूरा क्लियर हो गया, तो नोडल प्लेन 0। दोबारा रिपीट करो, लोब्स के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z और ये x y प्लेन रिंग है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बताओ एक्स वाई प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और z के लॉन्ग भी है, तो नोडल प्लेन 0 है। तो याद रखो कोई भी पूछे कौन ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें नोडल प्लेन 0 होता है, तो आप कहिएगा dz²। दोबारा रीजन सुनो, चूंकि इसके लोब z डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z डायरेक्शन में भी है। दूसरा रिंग है जो कि एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दैट द रीजन कोई ऐसा प्लेन ऐसा पास नहीं हो रहा है डीजेड से जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। दैट द रीजन आप नोडल प्लेन को 0 बोलेंगे। बताइए मानस जोशी, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? मानस जोशी आवाज आ रही है? मानस जोशी? यस सर, आ रही है। ठीक, समझ में आया ये नोडल प्लेन 0? मानस विनशा, मानस जोशी, हर्षित, गौरव, आयुष, Yes, थनपी? sir. यस सर। हाँ Yes, sir. आ रहा है. वेरी गुड। चलिए अब मैं 2 ऑब्जेक्टिव देके आगे बढ़ता हूँ, लास्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हाँ
ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगर 4D का रेडियल नोट्स निकालना हो तो पहले पी की तरह फिर कंसेंट्रिक बनाते जाएंगे हाँ सर। हाँ, उसी तरह बनाएंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड, उसी तरह बनाते जाइएगा डी में भी। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया ये वाला? Yes, sir. चलो आंसर दो, सारे लोग आंसर दो। सब लोग प्लीज, सब लोग आंसर देना यार प्लीज, कि मुझे लगे कि तुम्हें कुछ समझ में आया है। प्लीज अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ नोट्स इन 4D, मैं सबसे पहले मानस विन से पूछूंगा। मानस विन, 4D में नोट्स कितने हैं मानस विन? नोट्स का फॉर्मूला देख लो, नोट्स का। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको फॉर्मूला लगाओ, आंसर दो, बस मीनिंग समझो। नोट्स का मतलब प्रोबेबिलिटी 0। हाँ Sir, 3. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही है, गुड, बहुत अच्छे। मैं इसलिए देखा कि देख रहा हूं आप लोग नोट्स जब पूछे तो n बस 4। आपको एग्जाम में ना, स्कूल के एग्जाम में ना कंपटीशन में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। बस आप मीनिंग को समझें कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसको नोट्स कहते हैं। नोट्स दो तरह का होता है, एक होता है रेडियल नोट्स, कुछ डिस्टेंस के लॉन्ग होता है। एक होता है एंगुलर, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, जिसको नोडल प्लेन के फॉर्म में आंसर दिया जाता है। चलो रेडियल नोट्स 6P में, तो डी आंसर सबका आया। हाँ गुड गौरव साहब, गुड, सबका डी आया होगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव या सब बन जाएगा आपसे। बोलिए, नोट्स के एवरी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बस एक चीज याद रखना है कि कौन ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें नोडल प्लेन 0 है, तो याद रखिएगा dz²। बाकी आपसे क्वेश्चन 4D में पूछे रेडियल नोट्स, आप बताएंगे 1। 5D में पूछे आप डायरेक्ट बता देंगे, कोई आपसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछेगा। ये जानबूझ के मैंने कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब मैं आपको, सारे लोग प्लीज ध्यान देंगे और सुनेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो बचा रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा, अब खत्म ही है लगभग, और पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे। लेकिन हम हर क्लास में, यानी ये चीज वेडनेसडे से होगी, हर क्लास में शुरू का 10 मिनट हम क्वेश्चंस कराएंगे, शुरू का 10 मिनट, फिर मेन टॉपिक पर आएंगे, वो होगा क्वांटम नंबर का क्वेश्चन। उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो डाउट रहेगा वो क्लियर होगा। तो पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए सारे लोग ध्यान दें, और अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, एकदम शांतिपूर्वक सुनेंगे। देखिए मैंने आपको कहा था कि इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिक। तो वेव मैकेनिकल में कुछ नहीं है, श्रोडिंगर समझ जाइए, बस वेव मैकेनिकल में 4 पॉइंट लिख लेंगे, जो समझना श्रोडिंगर को बस। तो ध्यान दीजिए, श्रोडिंगर ने क्या कहा था, उन्होंने वेव मैकेनिकल मॉडल में
दो साइंटिस्ट का बहुत रोल था, एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी और श्रोडिंगर। तो मैं एकदम बेसिक से ये बात बता रहा हूं, सारे लोग समझेंगे कि जैसे आप एक बात बताइए, मैंने ये एक 3x+2 एक इक्वेशन लिखा, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि हम x की वैल्यू पुट करके, जैसे आप फिजिक्स में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा, स्लोप मीनिंग पढ़ा है फिजिक्स में, सर ने पढ़ाया होगा ग्राफ में शायद। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, वेरी गुड। तो Yes, हम sir. हाँ हाँ, वेरी गुड, x की वैल्यू पुट करके हम इसका स्लोप, गौर से सुनिएगा, और इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं। x और y की, x की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू आएगी, तभी हमें कुछ इंफॉर्मेशन होगा। यही किस्सा है श्रोडिंगर का। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तमाम इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव है और वेव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कहा इस तमाम इंफॉर्मेशन जो निकलेगी वो वेव फंक्शन से। अब वेव फंक्शन क्या है, दोबारा सुनो, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने, जैसे ये क्या है, लाइन की इक्वेशन को बताने के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल हुआ और इससे हमें तमाम इंफॉर्मेशन मिला कि x की किस वैल्यू पर y आएगा, स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा। सिमिलरली वेव, खुद सोचिए वेव क्या है, तो वेव तो ये आप पेपर पर हम इसी तरह तो लिखते हैं पेपर पर, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए वेव फंक्शन आता है। अब वेव फंक्शन क्या, प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन। मैथ को सॉल्व करके श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को दिया। इसीलिए ये वाला टॉपिक स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, लेकिन कोई टफ नहीं लगेगा, पहले आप अच्छे से सुनिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो भी बताया, कहां पर होगा, कहां प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, वो तमाम वेव फंक्शन के जरिए बताया। वेव फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसीलिए इस पर पूरा पढ़ना ही नहीं, आपको सिर्फ रिजल्ट पढ़ना है इसके बारे में। और जब इंजीनियरिंग में होगा तब है पूरा क्वांटम, पूरी इक्वेशन इस पर आती है। तो दोबारा सुनिए, जिस तरह इस इक्वेशन के जरिए आप लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि उस लाइन का स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, जैसे फिजिक्स में भी अब प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी हम किसी स्टोन को इस तरह फेंकते हैं, कितने डिस्टेंस पर गया, हर पॉइंट का क्या है, तो एक फार्मूला आता है रेंज का और इक्वेशन बनता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन के लिए एटम के अंदर कहां पर है, क्या शेप है, क्या साइज है, उसको बताने के लिए श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन दिया। अब वेव फंक्शंस क्या है, एक प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन है और जिसको जाई से डिनोट करते हैं। जाई क्या है, वेव फंक्शन। जाई क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन। अब कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, डिवाइड करके आ सकती है, डिफरेंशिएट करके आ सकती है, इंटीग्रेट करके आ सकती है, स्क्वायर करके आ सकती है, कुछ भी करके आ सकती है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इसको सॉल्व करके आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमारे 11th क्या IIT के सिलेबस में भी नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तमाम इंफॉर्मेशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए बताया कि x की वैल्यू ऐसे लेंगे तो xi1 आएगा, xi2 आएगा, हर इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन की इक्वेशन अलग अलग होगी। हर जैसे बोर मॉडल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड, वही चीज वे मैकेनिकल ने भी कहा,
Xi1 है तो E1 है, Xi2 है तो E2 है, हर ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स्ड है। द मेन डिफरेंस बिटवीन श्रोडिंगर एंड बोर मॉडल इज पोजीशन। बोर मॉडल ने कहा था फिक्स पोजीशन, श्रोडिंगर ने कहा नहीं फिक्स पोजीशन नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी एक है। बोर मॉडल ने कहा था हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज होगी, वही चीज यहां पर भी बताया कि हर इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन अलग, Xi1 पार्टिकुलर वैल्यू होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक स्पेसिफिक होगी। तो आप पढ़िएगा वे मैकेनिकल में जो मैं लिखाऊंगा कि बोर मॉडल ने भी कहा था एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मॉडर्न वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलेगा एनर्जी क्वांटाइज्ड है। चलिए एक दफा और समझाते हैं और आप लोग दोबारा बोलिए। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में बताया? थ्योरी के फॉर्म में बताया कि मैथमेटिक्स के जरिए बताया? बोलिए अनम्यूट करके। मैथमेटिक्स के जरिए सर। मानव जोशी, कोई आवाज नहीं आ रही मेरी? श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन थ्योरी के फॉर्म में बताया कि मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में बताया? मैथमेटिकल फंक्शन किसमें बताया? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? सर आ रही है सर, मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में बताया। मानस जोशी, आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में दिया? मैथमेटिकल फॉर्म में। हाँ, तो अब पहला पॉइंट लिखिए गौर से, सारे लोग लिखिए, फिर हम एक एक पॉइंट को दोबारा समझाएंगे। द मैथमेटिकल, देखिए लिखिए, द मैथमेटिकल, बहुत अच्छे से मैं 2-3 दफा कर करके समझाऊंगा। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव, प्लीज लिखिए, ऑफ द वेव दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इन, हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स लिखना शुरू कीजिए, रिप्लेसेस द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मतलब पार्टिकल नेचर, ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, जो आप प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ते हैं। बहुत आसान डिफिनेशन, मैं इसको समझा देता हूं, इज कॉल्ड वेव फंक्शन। गौर से सुनिए, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिएगा तो एक आदमी बोलिएगा, फिर मैं इस पहले पॉइंट को समझाता हूं। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेसेस द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पाथ इज कॉल्ड वेव फंक्शन। बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया? लिखा आपने? यस सर। सुनिए, 1 मिनट और अच्छे से सुनिए। क्लासिकल कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि जिस तरह बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी, वेलोसिटी निकालने के लिए जो फार्मूला दिया था, वही सिमिलर चीज क्या कौन देगा? वेव फंक्शन। लेकिन उन्होंने किससे जरिए रिप्लेस किया? मैथमेटिकल फंक्शन। जो अप्रोच क्लासिकल कॉन्सेप्ट का है कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के फॉर्म, जो इंफॉर्मेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट के जरिए मिलता है, सिमिलर चीज, पॉइंट टू बी नोटेड, सिमिलर चीज श्रोडिंगर ने वेव फंक्शंस के फॉर्म में दी। वही लिखा हुआ है, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेसेस द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रैजेक्टरी पाथ इज कॉल्ड वेव फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की तमाम इंफॉर्मेशन जिस तरह
क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोर मॉडल में दिया, वो तमाम चीज श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए दिया। जिस तरह हम, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके इंफॉर्मेशन निकलती है स्लोप के बारे में, सिमिलरली श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन को सॉल्व कर 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 इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को दिया। पहले बताइए सारे लोग अच्छे से, क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। एक ही आदमी बोल रहे हैं भाई, सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। मानसविन, यस सर। तो वही है वेव फंक्शन को, जो वेव फंक्शन को समझ लीजिए, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं एक दफा और, कि वेव फंक्शन को हम इस चैप्टर में साई कहेंगे या जाई, पी साइलेंट है। वेव फंक्शन को जाई क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन। मैं लिख भी देता हूं, प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन। या समझ लीजिए, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि जाई क्या है, तो इट इज जन्म कुंडली। जन्म कुंडली का मतलब पूरी इंफॉर्मेशन देता है, जन्म कुंडली है ये, समझा? जन्म कुंडली ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझिए आप, हर चीज को कॉमन वे में भी समझिए। जाई एक जन्म कुंडली है, वो इक्वेशन को सॉल्व कर करके बताएगा कि कहां पर है, क्या एनर्जी है, क्या पोजीशन है, ये समझिए। उसी के नीचे मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी, इट कंटेन्स ऑल डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ही हुआ फिजिक्स में मोशन, स्टैटिक नहीं, मोशन। ऑल डायनेमिक इंफॉर्मेशन, एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूं, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिख दिया जन्म कुंडली ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरी इंफॉर्मेशन, समझा? और अच्छे से समझिए, अच्छे से। जब वेव फंक्शंस क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन है। आप देखिए, गौर से सुनिए, पहले यहां तक लिख लिया तो बताइए। अब यहां तक लिख लिया तो बताइए। सर हाँ हाँ गौरव, गौरव तुम जो लिखे हो, यस, उसने सब कुछ जो बताया ना, वो मैथ के मुताबिक बताया, सब कुछ बताया कि हर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अभी और कुछ पढ़ना है अभी, तो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन, जिस तरह बोर मॉडल ने एक एक चीज करके बताई, पार्टिकल नेचर के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, श्रोडिंगर ने तमाम चीज को मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यू मिलती है, उसी तरह उन्होंने इक्वेशन को सॉल्व कर 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 इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन को दिया। जी गौरव साहू बताइए, यही पूछ रहे थे? हाँ जी। नहीं सर, मैं बस यही वो कंफर्म कर रहा था कि बोर मॉडल ने तब तक वेव नेचर नहीं आया था, तो जी वेव जी जी नेचर जी को रिस्पेक्ट में नहीं लेके वो किया था। फिर जब हाँ वेव हाँ नेचर हाँ आया हाँ फिर हाँ वही हाँ हाँ सेम चीज वेव जी हाँ हाँ, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, बस बोर मॉडल की तमाम बात सही है एज कंपेयर टू श्रोडिंगर। एक बात सही नहीं है, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ है, 2 डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर पाथ है। वेव का मतलब ही हुआ कि कोई फिक्स पाथ नहीं है। लेकिन बोर मॉडल की तमाम बात को उन्होंने सही साबित किया कि एनर्जी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल जो उन्होंने कहा था ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स, उन्होंने भी कहा कि भाई हर पार्टिकुलर, जैसे आप एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आती है, क्या हर वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है? नहीं, कोई एक वैल्यू को लेते हैं, दूसरी वैल्यू को नहीं लेते हैं। गौरव आ रही मेरी बात समझ में? हाँ जी हाँ जी। तो वही एक वैल्यू को एक्सेप्ट करने की का मतलब ही हुआ कि क्वांटाइज्ड वैल्यू हो सकती है, फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं वही चीज समझा रहा था कि जब इसको वेव फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या, एक वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए मैं आपको समझा एकदम मल्टीपल, गौर से सुने सारे लोग,
मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन मल्टीपल सॉल्यूशन में गौर से सुनो, नेक्स्ट एरो, ओनली, देखो ओनली सर्टेन वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। तो बताइए गौरव, सर्टेन वैल्यू एक्सेप्टेबल का क्या मतलब हुआ कि एनर्जी अगर है तो फिक्स्ड है, हर एनर्जी नहीं, हर एनर्जी की वैल्यू नहीं हो सकती, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज की तरफ आ गया कि नहीं ये? यस सर। हाँ, एक्सेप्टेबल मतलब यही क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, इस तरह समझिए, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, उसी में वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, और उसी को क्या कहा गया? इसी तरह बनाइए ऑर्बिटल। पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, कि बस एक ही लाइन को सारे लोग समझ लीजिए। जिस तरह y इज इक्वल टू 3x + 2 है, ये एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके तमाम इंफॉर्मेशन मिलती है स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन को बताने के लिए श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया, वेव फंक्शन दिया। कोई भी पूछे वेव फंक्शन, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, पहले पूछ लीजिए, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था, वो बोहर ने एनर्जी के लिए -13.6 n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर दिया था ना सर, हाँ, फर्स्ट किसी भी शेल के लिए। किसी शेल के अंदर एनर्जी क्या है? हाँ, या अगर हम उसे शेल को 1 को 1 लेते हैं, हाइड्रोजन एटम के नहीं लिए एनर्जी यहाँ नहीं पर नहीं नहीं, कैलकुलेट करके जो हाँ भी हाँ एनर्जी आएगा ना सर, हाँ हाँ, वो उससे भी आ जाएगा, वो वेव वही फंक्शन को एनर्जी सॉल्व, सेम यहाँ से आएगी। हाँ, लेकिन फार्मूला अलग होगा, लेकिन वैल्यू सेम आ जाएगी। हाँ, आप अच्छा, सही, हाँ ओके आप सर, सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का बोर मॉडल से जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, वही सेम वैल्यू वेव फंक्शन को सॉल्व करके भी आएगी, ये सही है। और दूसरी बात, बोर मॉडल भी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था, अब वेव मैकेनिकल भी 1 के लिए था। देखिए बहुत सारी सिमिलरिटी है बोर मॉडल में, एक ही बात गलत कहा था, गलत बात साबित हुआ। बताइए सारे लोग, वो कौन सी गलत बात थी बोर मॉडल की? पर्टिकुलर बात। हाँ, कि इलेक्ट्रॉन का डिफिनिट पाथ होता है, ये कहा था बोर मॉडल। आया सबको समझ में? तो इससे बोहर का रेडियस का फॉर्मूला गलत हो जाता है ना सर? हाँ हाँ, रेडियस का फार्मूला गलत हो जाता है। बोर का रेडियस का फार्मूला उसके लिहाज से सही है, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के लिहाज से गलत है। उन्होंने बस वेव मैकेनिकल मॉडल ने कहा नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव है तो कोई डिफिनिट पाथ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो कहा गया 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल। क्या ये स्लाइड लिखा मानसवेन? यस सर, लिख दिया। गौरव साहू जल्दी, सॉरी, गौरव साहू समझ में आया? युवराज कुंद्रा समझ में आया? यस। आप सुनो, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बस 2-3 लाइन और समझ लीजिए, उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल को हम अच्छे से लिखा देंगे। श्रोडिंगर ने जो कहा उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा था, जनरल फॉर्म दिया, एक टाइम, लिखना नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन आपको बस समझना है इसको। एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन दिया। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब समझा देंगे, लिखिएगा नहीं अभी प्लीज, कुछ भी नहीं लिखिएगा। H पर कैप Xi इज इक्वल टू E Xi। सुनिए अच्छे से आप, दिस इज द जनरल इक्वेशन। सर ये H क्या है? 2 मिनट आप शांत होकर अच्छे से समझिएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, गौर से सुनिए, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा इसको। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, Xi वेव फंक्शन है, E क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस सर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है? देखिए इधर साइड में समझाता हूं, 1 मिनट सुनिए।
मान लीजिए, अच्छा सारे लोग बताइए, आसिया सब लोग, सारे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़ा है, बेसिक मैथ में? यस Yes, सर। sir. चलिए हाँ सुनिए, डी एकदम 2 मिनट शांति से बैठिए। डी बाई डी एक्स है, ई पे पावर एक्स है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 डॉट ई एक्स आएगा। बस इसको इससे मिलाइए आप। और एक बात सुनिए, क्या हम जाई को, कोई कहेगा सर, आपके दिमाग में आया होगा कि सर इसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं, नहीं कैंसिल कर सकते। जिस तरह यहां देखिए, x और 1 को हम एक्स को कैंसिल कर, ये एक्स को कैंसिल कर सकते हैं? बताइए यस या नो, क्या इस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं? नो सर। नहीं। यही जो है ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब डिफरेंशिएशन। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यहां पर क्या बता रहा है कि किसी भी फंक्शन का यहां पर जो डिफरेंशिएशन हुआ, कहीं पर एडिशन होगा, कहीं पर सब्ट्रैक्शन होगा, कहीं पर स्क्वायर करेंगे, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है जिससे कि वेव फंक्शंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहां पर बताइए सारे लोग मिलके, इस इक्वेशन में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कौन है बताइए? डी बाई डी एक्स। हाँ, मैं देखिए एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए मैं लिखता हूं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कौन है? तो डी बाई डी एक्स। और 1 क्या है बताओ, इस इक्वेशन से रिलेट करो, 1 क्या है? एनर्जी। हाँ, तो अब समझ में आया। यहां पर जो वैल्यू आएगी, किसी में 1 आएगी, किसी में 2 आएगी, तो हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं? फिक्स्ड वैल्यू आएगी, क्वांटाइज्ड वैल्यू आएगी। तो वही है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब। मैं अपनी लैंग्वेज में भी लिख देता हूं कि ये एक मैथमेटिक्स है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। वही है वेव फंक्शन का मान लिया यहां पर डिफरेंशिएशन करने पर जो वैल्यू आई वो एनर्जी को बता रहा है। समझ में आ रहा है सबको? कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। हाँ यस देखिए, हाँ मैं लिख देता हूं, इट इज एन ऑपरेटर। समझने के लिए, इट इज एन ऑपरेटर। वी यूज, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि कभी कोई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछे तो अरे एनसीईआरटी का ये लाइन समझ में नहीं आया, वी यूज टू ऑपरेट। लिखना शुरू कीजिए, वी यूज टू ऑपरेट ऑन फंक्शन। अब वो क्या हो सकता है? डिफरेंशिएशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड गिव्स, क्या हुआ, हंस रहे हैं क्या? एंड गिव्स सर्टेन वैल्यू। आसिया, आवाज आ रही है आसिया? आयुष थम्पी, समझ में आ रहा है? तो जी सर, आ रहा है। याद रखिए, श्रोडिंगर का जनरल वेव इक्वेशन ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और इस इक्वेशन से क्या चीज मालूम हुई? तो भाई ये एनर्जी मालूम हुई, क्वांटाइज। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कौन है यहाँ पर? डिफरेंशिएशन। इससे क्या मिला? एनर्जी मिला। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, हैमिल्टोन इस वाले इक्वेशन से क्या मिला? इट गिव्स द क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही है डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू सब आएगी उसी को हम एनर्जी की वैल्यू मानेंगे, और वो हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होगा। बताइए, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं सर। सर लिख रहे हैं। अच्छा,
तो मैं रिवाइज कराता हूं, तो आप लोग लिखते भी रहिए। देखिए अब तक क्या पढ़ा, 2 मिनट में समझ, आप लोग लिखते भी रहिए। अब तक पढ़ा कि भाई श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तमाम इंफॉर्मेशन के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया। जो इंफॉर्मेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, वेलोसिटी के फॉर्म में मिलती है, सिमिलर इंफॉर्मेशन श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में दिया, जिसको वेव फंक्शंस कहते हैं। मतलब वेव फंक्शन क्या है? तो एक जन्म कुंडली है। इट गिव्स ऑल डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। उन्होंने एक जनरल फार्मूला दिया कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू जाई इज इक्वल टू ई जाई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर एनर्जी की वैल्यू आई। हर इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी की वैल्यू अलग अलग, हर इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन अलग अलग होगा। मान लिया जाई 1 है तो E1 आएगा, जाई 2 है तो E2 आएगा। तो कोई भी पूछे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, तो उसको एक सिंपल मैथ से समझाइए कि अगर मान लिया कोई EX है या sin X है, कुछ भी मान लीजिए कि sin X है, उसका डिफरेंशिएशन करने पर जो चीज आती है, तो ये जो d/dx है, इसी को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहेंगे। बताइए आया यहां तक समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में आधा घंटा में ये चैप्टर खत्म होगा।